हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज चलते हैं आगे अपन तीसरे अध्याय के अंदर। तीसरे अध्याय में धातु और अधातु पढ़ रहे थे। धातु अधातु के अंदर अपन ने कल की जो क्लास पढ़ी थी, उस क्लास के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, आयनिक यौगिकों का निर्माण करना सीखा था। यानी एक धातु और एक अधातु दोनों मिलके आपस में क्या करती है, आयनिक यौगिकों का निर्माण करती है। मतलब धातु जो होती है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागती है, और जो अधातु होती है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। एक त्याग के इलेक्ट्रॉन त्याग के वो धनायन का निर्माण करती है धातु, और क्लोरीन होती है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करती है। एक धनायन और एक ऋणायन, आप जानते हो कि दोनों के अंदर आकर्षण बल होता है, क्योंकि दोनों विपरीत प्रकृति के रह गए, दोनों के मध्य आकर्षण बल होता है, जिससे क्या होता है, आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। ऐसा अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था। कल अपन ने ये भी पढ़ा था, दो आयनिक यौगिक थे जिनका निर्माण किया था। एक NaCl था, सोडियम क्लोराइड, क्योंकि सोडियम के पास में एक इलेक्ट्रॉन अधिक होता है और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। दोनों इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके क्या हो जाते हैं, आपस में आयनिक यौगिक बना लेते हैं, आकर्षण बल से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। और ऐसा ही एक और पढ़ा था अपन ने, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। Mg के पास में दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, वो क्या करते हैं, दो क्लोरीन परमाणु ले लेता है, उसको दे देते हैं और वो यौगिक बना लेते हैं। ऐसा कुछ अपन ने पढ़ा था कल की क्लास के अंदर। आज की क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, जो कल आयनिक यौगिक बनाए थे, उन आयनिक यौगिकों की प्रकृति क्या होती है, उन आयनिक यौगिकों के गुण धर्म क्या होते हैं, उस पर आज चर्चा करते हैं। तो चलिए आज की क्लास में अपन शुरुआत करते हैं किसकी, आज शुरुआत करते हैं अपन आयनिक यौगिकों के गुण धर्मों की। आयनिक यौगिकों के गुण धर्म कल बना तो लिए थे आयनिक यौगिक, अब अपन ने दो ही बनाए थे। प्रकृति के अंदर तो बहुत से आयनिक यौगिक होते हैं, तो अपने सिलेबस के अंदर दो है तो फिर अपन दो ही पढ़ेंगे। तो देखिए, आयनिक यौगिक जो कल बनाए थे उनके गुण धर्म क्या क्या हो सकते हैं, उनकी बात करते हैं। गुण धर्म जैसे अपन ने धातुओं के गुण धर्म पढ़े थे, भौतिक और रासायनिक गुण धर्म, अधातुओं के भौतिक और रासायनिक गुण धर्म पढ़े थे। गुण धर्म में उनमें क्या क्या अच्छी अच्छी बातें होती है, क्या क्या चीजें होती है उनके अंदर, क्या क्या गुण होते हैं उनके, वो उसके अंदर पढ़ते हैं अपन। चलिए, पहला गुण धर्म में लिखता हूं क्या, भौतिक अवस्था। पहला गुणधर्म क्या लिखता हूं, भौतिक अवस्था। सामान्यतः अपन जानते हैं कि भौतिक अवस्था होती है किसी भी पदार्थ की जो अवस्था होती है, भौतिक अवस्था यानी उसका स्ट्रक्चर कैसा है। भौतिक अवस्था सामान्यतः अपन देखें तो तीन प्रकार की होती है, ठोस, द्रव और गैस, और वैसे देखें तो 5 प्रकार की होती है। अपने को भौतिक अवस्था देखनी है कि इनकी जो आयनिक यौगिक बनते हैं, इनकी भौतिक अवस्था कैसे होती है। देखिए, अपन ने कल पढ़ा था सोडियम, ये इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बना लेता है, क्योंकि धातुओं की परिभाषा यही होती है। और ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेता है, ऋणायन। ये दोनों विपरीत प्रकृति के हैं, इसका मतलब दोनों के मध्य क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा, एक दूसरे को आपस में क्या करेंगे, खींचेंगे। आपस में खींचते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आकर्षण बल। आकर्षण मतलब अपनी ओर खींचना। ये आकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि ये आपस में इस हिसाब से गूंथ जाते हैं कि इनको आसानी से अपन वापस हटा नहीं सकते, वापस तोड़ नहीं सकते इनको। तो फिर इतने मजबूत हो जाते हैं, जैसे लोहे होते हैं, लोहा होता है ना, लोहे के जो परमाणु होते हैं वो आपस में एक इस तरह प्रबल आकर्षण बल से गुंथे होते हैं कि लोहे के परमाणुओं को अलग अलग करना बहुत टेढ़ा काम हो जाता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो फिर ये अलग नहीं होते, तो फिर इनकी अवस्था लोहे की जैसी होगी। लोहा किस अवस्था का होता है, उसी अवस्था के ये हो जाएंगे। तो लोहा माने तो ठोस अवस्था में होता है, कठोर होता है, उसी हिसाब से ये भी क्या होते हैं, ठोस अवस्था के अंदर होते हैं। तो देखिए, मैं लिख सकता हूं कि भौतिक अवस्था में क्या लिखूं, कि आयनिक यौगिक, ऐसे लिखूं, आयनिक यौगिकों में, ऐसे लिखूं, आयनिक यौगिकों में, पहला लिख रहा हूं गुणधर्म, आयनिक यौगिकों में प्रबल आकर्षण बल के कारण, ये जो आकर्षण बल होता है ना, बहुत प्रबल होता है। और आयनिक यौगिकों में प्रबल आकर्षण बल के कारण, प्रबल आकर्षण बल के कारण, प्रबल आकर्षण बल के कारण ये ठोस तथा थोड़े कठोर होते हैं। ठोस होते हैं और क्या होते हैं, थोड़े से कठोर होते हैं। ठोस तथा थोड़े कठोर होते हैं।
ठोस तथा थोड़े कठोर होते हैं। वैसे देखें तो इनकी तुलना कोयले से कर सकते हैं। कोयला जो होता है ना ठोस होता है और थोड़ा सा कठोर होता है। कोयले को दबाव दो, पीटो, कोयला क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा, टूट जाएगा। और जो बिखरने की प्रवृत्ति होती है उसको कहते हैं भंगुरता। यानी ये आयनिक यौगिकों में प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण ये थोड़े कठोर और ठोस होते हैं तथा ये किस प्रकृति के होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। तथा ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर मतलब थोड़ा सा पीटने या कैसे दबाव डालने पे ये बिखर जाते हैं। तथा ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। तथा ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। दबाव डालने पर, दबाव या कह दो या दाब कह दो, दाब डालने पर ये बिखर जाते हैं। बिखर जाते हैं ऐसा कह दो या कह दो टूट जाते हैं। बिखर जाते हैं या टूट जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। रख लोगे? सिंपल है, कुछ ही नहीं। आप ये याद रखो कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उनकी भौतिक अवस्था जो होती है वो ठोस होती है। ठोस होती किस कारण है? प्रबल आकर्षण बल के कारण ठोस होती है। और ठोस होती है पर कठोर होती है, और कठोर होती है इसका मतलब उनके मध्य क्या होता है, भंगुरता का गुण पाया जाता है। मतलब उसको थोड़ा सा पीटो, दबाव दो, वो क्या हो जाएगी, बिखर जाएगी, टूट जाएगी। दो बातें याद रख लेना कि ये जो होती है कठोर और ठोस होती है, और भंगुर होती है, पीटने पर ये क्या हो जाती है, टूट जाती है, अलग अलग बिखर जाती है। पहला गुण तो ये था। आगे चलिए देखिए और देखते हैं अपन कौन सा दूसरा गुण। दूसरा गुण देखते हैं क्या होते हैं। दूसरी बात करते हैं गलनांक और क्वथनांक की। किसकी बात करते हैं? गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक। अब देखिए गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं भाई। ये इतने ठोस है, उनके बीच में इतने प्रबल आकर्षण बल बन जाते हैं कि उनको हटाना बहुत आसान काम नहीं होता। उनको इतना गर्म करो, इतना गर्म करो, बहुत ज्यादा तापमान की आवश्यकता होती है, जिससे जाकर वो क्या होते हैं, पिघलने लगते हैं, और वो आयन क्या होने लगते हैं, अलग अलग होते हैं। तो मेन तो जो पंगा है, मेन जो इनका रीजन है सारों का, वो कौन है? ये आकर्षण बल ही है भाई। प्रबल, इतना प्रबल आकर्षण बल होता है कि वो इसको इतना गर्म करो, बहुत ज्यादा तापमान पर गर्म करो, तब जाके वो क्या होते हैं, गलते हैं। गलनांक और क्वथनांक का मतलब तो वो गैस में बदल जाए, ये तो संभव ही नहीं है। इनका तो बहुत ज्यादा क्वथनांक होता है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि आयनिक यौगिकों के मध्य प्रबल आकर्षण बल के कारण इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। इन्हें वियोजित करने के लिए या इन्हें विघटित करने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। तो मैं ये लिख दूं कि आयनिक यौगिकों के, ऐसे लिखूं, आप भी लिखते जाना साथ साथ में, आयनिक यौगिकों के मध्य प्रबल आकर्षण बल के कारण, सारों में यही कारण लिखूंगा, प्रबल आकर्षण बल के कारण, प्रबल आकर्षण बल के कारण इनके गलनांक तथा या ऐसे लिखो के कारण इनके आयनों को पृथक करने के लिए भाई, दोनों आयनों को वापस अलग अलग करने के लिए, दोनों आयनों को पृथक करने के लिए अत्यधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अलग करने के लिए अत्यधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अत्यधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अतः भाई अत्यधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जिसका मतलब तापमान इसका ज्यादा ही होगा। अतः इनके आयनिक यौगिकों के, अतः इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं या अधिक होते हैं। ऐसे लिखो, उच्च होते हैं। उच्च बोल देना, चाहे अधिक बोल देना, उच्च या अधिक होते हैं। ये दो गुण बताओ आपको समझ में आए कि नहीं आए? सिंपल दो गुण हैं, दोनों का कारण एक ही है। प्रबल आकर्षण बल के कारण ये कठोर और ठोस होते हैं, और प्रबल आकर्षण बल के कारण इनको आयनों को पृथक करना कठिन हो जाता है, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो भी क्या होते हैं, उच्च होते हैं। आगे चलते हैं, मैं तीसरा गुण यहीं पे लिख देता हूं। तीसरा गुण ये लिख देता हूं, घुलनशीलता। क्या लिख देता हूं?
घुलनशीलता। देखिए घुलनशीलता का मतलब क्या होता है? घुलनशीलता का मतलब ये जो आयनिक यौगिक होते हैं ये किनके अंदर घुल जाते हैं? जो ये आयनिक यौगिक होते हैं, जैसे अपन नहीं मानते कुछ जो है पानी के अंदर घुल जाते हैं। अपन ने धातुएं जब पढ़ी थी, आपको याद हो तो धातुएं पढ़ी थी, तो अपन ने ये देखा था कि कुछ धातुएं जो होती हैं वो कुछ धातुएं क्या होती है, कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ में रिएक्शन कर लेती हैं, कुछ जो होती है वो क्या करती है, गर्म जल के साथ में करती है, कुछ ना तो ठंडे और ना गर्म के साथ में करती है, जबकि वो कैसे के साथ में करती है, भाप के साथ में क्रिया करती है। तो वैसे ही देखो ये होती है, जैसे अपने आयनिक यौगिक होते हैं, ये आयनिक यौगिक पानी के अंदर तो घुल जाते हैं। आपको सिंपल सा आप याद रखो, आयनिक यौगिकों में NaCl का याद रखो। ये NaCl आपको बहुत सारी चीजें याद करवा देगा। ये NaCl नमक है। ये NaCl कौन सा साधारण नमक है जो घरों में काम में लेते हैं। ये आयनिक यौगिक है, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है। बताओ अपन घरों में पानी में घोलते हैं क्या नमक को? अपन शिकंजी बनाते हैं, घरों में सब्जी रोटी बनाते हैं, पानी में डालते हैं, नमक घुल जाता है ना। तो फिर ये जल के अंदर तो घुलनशील होता है, जल के अंदर। और आपने आज तक नहीं देखा तो आज करके देख लेना, इसी नमक को पेट्रोल और केरोसिन के अंदर डाल के देखना, घुल जाएगा क्या? नहीं घुल पाएगा। मैंने पढ़ाया भी था आपको, सोडियम को मैंने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? सोडियम जो है ना जल के साथ में तो इतना क्रियाशील है, सोडियम पोटेशियम, एक सेकेंड ही नहीं लगती, बहुत कम समय लगता है जिसमें ये रिएक्शन कर लेते हैं। ये केरोसिन के साथ में नहीं करता, इसलिए मैंने कहा था कि है ना जो सोडियम होता है उसको किसके अंदर डुबो के रखा जाता है? केरोसिन के अंदर। केरोसिन के ये साथ ये घुलता ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं करता, और केरोसिन के साथ घुल जाता तो वो खत्म ही हो जाता। तो फिर इस सोडियम की क्रियाशीलता को कम करने के लिए इसको किस में रखा जाता है? इसको रखा जाता है ना केरोसिन के अंदर। तो ये मैं लिख सकता हूं कि ये जो आयनिक यौगिक, सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, सारे आयनिक यौगिक जितने भी होते हैं, वो आयनिक यौगिक जो होते हैं जल के अंदर तो घुलनशील होते हैं, परंतु वो केरोसिन और पेट्रोल जैसी चीजें होती हैं इनके अंदर अघुलनशील होते हैं। तो मैं लिख दूं, देखो ऐसे लिख दूं मैं कि आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, मतलब जल में तो ये घुल जाते हैं। जल में घुलनशील कह दो चाहे विलय कह दो, एक ही बात है। विलय का मतलब ही क्या होता है? घुलना। जल में विलयशील तथा केरोसिन, तथा केरोसिन, केरोसिन का मतलब जानते हो आप, मिट्टी का तेल जो अपन घरों में लालटेन चिमनियों में काम में लेते हैं। तथा केरोसिन एवं पेट्रोल में, केरोसिन एवं पेट्रोल जैसे रसायनों में, पेट्रोल जैसे रसायनों में, पेट्रोल जैसे रसायनों में अघुलनशील होते हैं। अघुलनशील, अघुलनशील, या ऐसे कह दो अविलेय, अघुलनशील कह दो या अविलेय होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी जो आयनिक यौगिक होते हैं ये वाले जल के अंदर तो विलय यानी घुलनशील होते हैं, परंतु किसके अंदर? पेट्रोल और डीजल जो होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं? ये अघुलनशील होते हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये जो चीजें होती हैं इनके अंदर क्या होते हैं? अघुलनशील। आप पता करना चाहो तो इस NaCl को घोल के देख लेना, नमक जो है उसको पेट्रोल में घोल के देख लेना, उसके अंदर नहीं घुलेगा वो। तो आपको ये 3 गुण याद हुए कि नहीं हुए? याद क्या हुए? सिंपल से आप खुद अपनी भाषा में लिख सकते हो। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं आपको लिखने दिए बिना, तो आप खुद लिख दोगे कि धातुओं के मध्य, आयनिक यौगिकों के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है, इसकी वजह से ये कठोर और भंगुर होते हैं, और आयन प्रबल आकर्षण बल के कारण ही इनके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं ये उच्च होते हैं। और तीसरी पढ़ी कि ये जल के अंदर घुल जाते हैं, परंतु किसके अंदर नहीं घुलते? पेट्रोल और केरोसिन के अंदर नहीं घुलते। तो मैं आपको साइड में हो जाता हूँ और आप इसको एक बार फटाफट उतार लीजिए। आपको अगर उतारना है तो स्क्रीन को रोक के जैसे भी उतारना है आप एक बार इसको उतार लीजिए। फिर अपन चलते हैं आगे, एक और गुण है अपने पास में, उसकी बात करते हैं अपन। और अगला जो गुण है वो गुण अच्छा है, उस गुण को देखिए मैं लिखता हूं। अगला गुण है विद्युत चालकता। अगला गुण कौन सा है? विद्युत चालकता। अब तुम बता सकते हो कि विद्युत चालकता, क्योंकि अपन ने पाठ पढ़ लिया, पूरा पाठ पढ़ लिया, अभी थोड़ा सा बचा है, कुछ ही नहीं बचा। और ये पाठ क्या पढ़ लिया अपन ने? तो पाठ आगे के 2 और पढ़ लिए, तो आपको एकदम अच्छे से ये चीजें समझ में आ गई होगी। चीजें क्या समझ में आ गई? पहले मैं लिख देता हूँ चौथा टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं अपन। तो चौथा टॉपिक पढ़ने वाले हैं विद्युत चालकता।
क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत चालकता। अब देखिए विद्युत चालकता का मतलब करंट आना, धारा प्रवाहित होनी। भाई कोई चीज लगा दो, लोहा है उसमें करंट लगा दो, उसमें से धारा प्रवाहित हो जाए, इसका मतलब कहेंगे वो विद्युत चालक है। कुछ और चीजें ले लो, जैसे लकड़ी के अंदर करंट लगा दो, विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगी तो वो विद्युत अचालक हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? विद्युत चालकता। अब मुझे बता दो ये नमक है, इस नमक के अंदर आप करंट लगा के देखना तो मत, परंतु इस सीधा जो नमक है अपने थैली में आता है या डली के रूप में जो आता है, उसके अंदर अगर अपन करंट लगा दे, विद्युत धारा छोड़ दे, तो उसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये ठोस अवस्था में होती है, और जब तक ठोस अवस्था में होती है इसके आयन अलग अलग नहीं होते भाई। ये जब तक ठोस अवस्था में होगी ये एकदम प्रबल आकर्षण बल से एक दूसरे के क्या हो रखे होंगे? चिपक रखे होंगे। और अपन जानते हैं, मैंने 10 बार बता रखा है कि किसी भी पदार्थ के अंदर कहीं पर भी विद्युत धारा का प्रवाह दो ही कारण से हो सकता है। एक तो उसके अंदर ये जो आयन है Na+ और Cl-, इनका क्या हो? चालन हो, ये आपस में गति करें तब जाके होता है। या अपन वहां पे पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर भी होता, तो ये प्लस माइनस ही होता है। उसके अंदर आवेश बोलते हैं, आवेशों के कारण क्या होती है? विद्युत धारा। वहां भी दो होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। यहाँ आयन बोल देते, केमिस्ट्री के अंदर धनायन और ऋणायन। ये जब तक आपस में कहीं पर भी गति नहीं करेंगे तब तक उसमें विद्युत धारा का प्रवाह कतई नहीं हो पाएगा। तो फिर नमक में तो यौगिक अपने को नहीं दिख रहे, क्लोरीन इधर जा रहा, सोडियम इधर जा रहा, तो क्या करते हैं? ये कहते हैं अपन की है ना, ठोस अवस्था के अंदर तो जो आयनिक यौगिक होते हैं उनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता। इनका जलीय विलयन ले लेता हूं, इनका क्या ले लेता हूं? जलीय विलयन ले लेता हूं। जलीय विलयन में जैसे ये घुल जाएंगे, घुलते ही पानी के अंदर घुलते ही Na+ और Cl- दोनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। और दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो सिंपल सी बात है, वो आपस में गति करते रहेंगे। और जैसे ही उसके अंदर करंट प्रवाहित कर देंगे तो जो विपरीत आयनों की तरफ, यानी प्लस वाला बैटरी का किया है तो उसके सामने क्लोरीन आ जाएगा और माइनस वाले के सामने सोडियम आ जाएगा, यानी विपरीत आवेशों की तरफ ये आयन जाके क्या हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे। तो आयन ये चलेंगे ना उस विलयन के अंदर, ये आयन चलने की वजह से उसके अंदर क्या आएगा? करंट आएगा, उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो ये जलीय विलयन में इसका क्या होता है? विद्युत चालकता होती है इनके अंदर। या ऐसा कह दूं कि गलित अवस्था के अंदर भी क्या होते हैं? विद्युत का चालन होता है। गलित अवस्था में ये ठोस है NaCl, इसको गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाता है? गलित अवस्था में, मतलब गल जाता है। पानी के अंदर तो ये पूर्ण रूप से घुल जाता है, गल जाता है मतलब ये पिघल जाता है। और पिघली हुई अवस्था में, गलित अवस्था भी क्या करती है? विद्युत का चालन करती है। क्योंकि गलित अवस्था में भी इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, आयन तो होते हैं, वो आपस में गति कर ही सकते हैं पिघली हुई अवस्था के अंदर, तो ये भी हो सकता है। तो आपको याद क्या रखना है, मैं अभी यहाँ लिख दूंगा सारी कहानी, कि आयनिक यौगिकों की ठोस अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, जबकि जलीय अवस्था तथा गलित अवस्था में विद्युत धारा का चालन होता है। क्योंकि ठोस अवस्था के अंदर इलेक्ट्रॉनों का मुक्त आदान, मुक्त प्रवाह नहीं हो पाता, जबकि गलित अवस्था या द्रव अवस्था के अंदर विलयनों का आपस में प्रवाह आसानी से हो जाता है, इस कारण उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। चलिए मैं इस कहानी को लिखता हूं आपके सामने, और 3 बातें लिखता हूं मैं, ये तीनों आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए कैसे लिखता हूं। आयनिक यौगिकों का, ऐसे लिखो, आयनिक यौगिकों का जलीय विलयन, ऐसे लिखूं, आयनिक यौगिकों का जलीय विलयन, आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में, ऐसा लिखो, आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में विद्युत का प्रवाह होता है, विद्युत का प्रवाह होता है, क्योंकि द्रव अवस्था में आयन स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं, बस गति कर सकते हैं आयन आपस में, यानी आयन स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं, और गति करने से क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अतः जलीय विलयन में
ऐसा लिख दो, अतः जलीय। अब मैं ऐसे इसको बड़ा कर रहा हूँ, आप अपनी भाषा में लिखना, छोटा सा लिखना। मैं पूरी चीज समझाना चाह रहा हूँ इसलिए मैं पूरी बातें लिख रहा हूँ, नहीं तो आप छोटी सी बात याद रखना। जलीय विलयन में चालक होता है, ठोस अवस्था में नहीं होता, गलित अवस्था में होता है। क्योंकि जलीय और गलित अवस्था के अंदर आयन मुक्त रूप से क्या कर सकते हैं, आयनों का गति कर सकते हैं आयन, परंतु ठोस अवस्था में ऐसा संभव नहीं होता। अतः जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयन, विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ, विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ, ये बताता हूं क्या कहानी है, विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ गति करते हैं, गति करते हैं। मतलब अपने होते दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड मींस दो रोड होती है, एक एनोड होती है और एक कैथोड होती है ना। कैथोड और एनोड होती है, उनके अंदर प्लस माइनस होता है और इनके अंदर भी प्लस माइनस होता है। तो विपरीत आयनों की तरफ, आयन विपरीत उन कैथोड और एनोड की तरफ जाएगा, माइनस वाला प्लस की तरफ और प्लस वाला माइनस की तरफ। तो ये लिखा, विपरीत इलेक्ट्रोडों की तरफ क्या होते हैं, गति करते हैं। मैं इसके नीचे लिख दूं यहीं पे, जबकि ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं होता, विद्युत का चालन नहीं होता है, विद्युत का चालन नहीं होता है, क्योंकि ठोस अवस्था में इलेक्ट्रॉन, आयन, ऐसे लिखो, ठोस अवस्था में आयन मुक्त रूप से गति नहीं कर पाते हैं, मुक्त रूप से गति नहीं कर पाते हैं। ये बात याद रख लोगे। ऐसी बात लिख दूं मैं गलित अवस्था के अंदर, तो मैं यहां लिख दूं, गलित अवस्था में आयनिक यौगिक, गलित अवस्था में आयनिक यौगिकों में विद्युत का चालन होता है, विद्युत का चालन होता है, क्योंकि इसमें आयन मुक्त रूप से कह दो या स्वतंत्र रूप से कह दो, मुक्त रूप से गति कर सकते हैं, क्योंकि अपन क्या करते हैं, यौगिकों को उष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करने से उनके आयन जो होते हैं आपस में आकर्षण बल होता है वो क्या हो जाता है, कमजोर पड़ने लग जाता है, और आयन कमजोर पड़ने से वो गलित अवस्था में आ जाते हैं, और जैसे ही आयन कमजोर पड़ते हैं उनके मध्य आकर्षण बल वो क्या करने लग जाते हैं, मुक्त रूप से गति करने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो आपको ये मैंने चार गुणधर्म पढ़ाए, किसके चार गुणधर्म पढ़ाए मैंने, आयनिक यौगिकों के। आयनिक यौगिकों को अपन ने कल की क्लास में अच्छे से समझ रखा है, अगर उसको नहीं पढ़ा है तो पहले उसको पढ़िए, बाद में इसको समझिए। चार गुणधर्म पढ़े अपन ने, भौतिक अवस्था पढ़ी, अपन ने घुलनशीलता पढ़ी, अपन ने गलनांक क्वथनांक पढ़े, और क्या पढ़ा अपन ने, विद्युत चालकता पढ़ी। ये पढ़ा कि ये इनकी जो भौतिक अवस्था होती है, प्रबल आकर्षण बल के कारण इनकी अवस्था क्या होती है, कठोर और ठोस होती है, ठोस अवस्था होती है और कठोर होते हैं। कठोर होने की वजह से ये भंगुर प्रकृति के होते हैं, और दबाव और पीटने से क्या हो जाते हैं, ये बिखर जाते हैं या टूट जाते हैं। दूसरा अपन ने पढ़ा था गलनांक क्वथनांक, यही पढ़ा कि प्रबल आकर्षण बल होने के कारण इनको विस्थापित करने के लिए, इनको अलग करने के लिए, इनको वियोजित करने के लिए बहुत अधिक उष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तीसरी बात जो अपन ने पढ़ी, ये पढ़ी कि ये घुलनशीलता, ये पढ़ा कि ये आयनिक यौगिक होते हैं, ये जल के अंदर तो क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, जबकि केरोसिन और पेट्रोल होते हैं उनके अंदर ये घुलनशील नहीं होते, अविलेय होते हैं या अघुलनशील होते हैं। चौथी प्रकृति पढ़ी कि विद्युत की चालकता,
यानी द्रव अवस्था में विद्युत का चालन हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त रूप से गति कर सकते हैं, जबकि ठोस अवस्था में मुक्त रूप से गति नहीं करते, इस कारण इनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता। और ऐसा ही गलित अवस्था के अंदर होता है। गलित अवस्था के अंदर विद्युत का प्रवाह हो सकता है क्योंकि इसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो गति कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको अगर उतारना है तो पहले आप इसको उतार लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं। इस हिसाब से अपन ने क्या किया, अपन ने इस क्लास के अंदर आयनिक यौगिक जो थे उनके जो 4 गुण धर्म थे उनको पढ़ा। मोस्ट है, इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। आगे के क्लास में अपन पढ़ते हैं आगे और धातुओं के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।